Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow Asia Cup Special. It was Pakistan's turn to start off their Asia Cup campaign and they did it successfully. पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ 93 रन से कामयाबी हासिल की। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला गया जहां सलमान लियागा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इब्तदाई मराहिल में पाकिस्तान के बैटर्स को इतने सेटल नज़र नहीं आ रहे थे। साइम अयूब वेंट फॉर अ गोल्डन डक। पाकिस्तान मैनेज 47 इन द पावर प्ले। मोहम्मद हारिस को आज प्रमोट किया गया बैटिंग ऑर्डर में एंड ही डिलीवर्ड विद एन इनिंग्स ऑफ 66 रन। 43 गेंदों पर मोहम्मद हारिस ने 66 रन की इनिंग्स खेली। उसके बाद साजिदा फरहान जो कि क्रीज पर डटे रहे वो 10 ओवर्स के बाद वापस पवेलियन लौटे। उन्होंने 29 गेंदों पर 29 रन बनाए। फ़खर जमान को आज डिमोट किया गया, वो चौथे नंबर पर आए। उन्होंने 16 गेंदों पर 23 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली। दी ओमान बॉलर्स डिड क्वाइट वेल। आमिर कलीम ने 3 विकेट्स हासिल की। फैसल शाह ने भी 3 विकेट्स हासिल की। देन वाज पाकिस्तान टर्न। पाकिस्तान ने एक बार फिर स्पिन हैवी ट्रैक खिला बॉलिंग अटैक खिलाया, वो अटैक खिलाया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो खेलना चाहिए था इन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए। पाकिस्तान के लिए फ़हीम अशरफ ने 2, सुफियान मुकीम ने 2 और साइम अयूब ने 2 विकेट्स हासिल किए और ओमान की टीम को 67 रन पर ऑल आउट करके पाकिस्तान ने 93 रन से कामयाबी हासिल करके अपना पहला मैच जीत लिया है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस मिला होगा। आज की पिच थोड़ी सी ट्रिकी थी, बॉल बल्ले पर इतनी अच्छी तरह से आ नहीं रही थी। यही वजह है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर डॉट बॉल्स खेलता हुआ भी नज़र आया। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी कैसी रही, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। राशिद भाई, ओवरऑल कैसे देखा आज आपने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को? हम इंडिविजुअली प्लेयर्स पे भी बात करेंगे, बैटिंग लाइनअप बॉलिंग लाइनअप को डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही पाकिस्तान की आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले तो मुबारक हो कि पाकिस्तान ने पॉइंट्स हासिल किए और बिग मार्जिन से डिफीट दी है। नेट रन रेट का इतना फर्क शायद ना पड़े, लेकिन फिर भी जीता पाकिस्तान बड़े मार्जिन से। दूसरी पिच की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, जिसपे जैसे आपने कहा कि पावर प्ले में इतने रन दिए। मैंने 5 ओवर में 27 रन थे, फिर 31 रन थे, फिर हम 47 तक गए। 1 ओवर में हमने रन दिए। आमिर कलीम ने आउट किए, वो उनका बैट्समैन है, कराची में केएमसी से खेलते हैं, उससे 3 प्लेयर हमारे आउट हो गए। वो बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये नॉर्मल नहीं है, मतलब कि ऐसी चीज नहीं है। लेकिन एक चीज चेंज की हमने कि हारिस को प्रमोट किया। अच्छा खेले हारिस, बैटिंग की उन्होंने, लेकिन यही चीज हम पहले क्यों नहीं कर ली? क्योंकि फखर का नंबर चेंज किया, आपने सबसे अच्छे बैट्समैन का नंबर चेंज किया है। नंबर 3 से नंबर 4 पे वो हो गए और हो सकता है अच्छा हो। हम तो अपनी बात करेंगे जो हमें ऐसा लगा। नंबर 3 से नंबर 4 पे रह गए, उनको और कम बॉल मिलेगी। खैर एनीवे, पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस रही, 161 रन किए और मैच जीते। बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही, सुफियान मुकीम हो या साइम अयूब हो, जो आ रहा हो उसे आउट किए। तो बहुत लो स्टैंडर्ड नजर आया हांगकांग का, ओमान का। इनके साथ प्रॉब्लम भी, फीस के प्रॉब्लम रहे। मैच फिक्सिंग में आधी टीम बाहर हो गई थी, तो अभी शायद रेडी नहीं थे। इनको बता दिया आप खेल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बड़े कंपटीशन के लिए वो रेडी थे, लेकिन फिर भी हमें तो जीतना बहुत जरूरी था। वो जैसे भी आए, पाकिस्तान जीता है और फिर अगले मैच के लिए तैयार है। इतवार को जो मैच है, सबकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। यही सवाल हमारा रहेगा, क्या यही प्लेइंग 11, यही नंबर हमारे नेक्स्ट मैच में होंगे? इस पे हम आगे बात करेंगे। एब्सोल्युटली। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, आएंगे आपकी तरफ। सिकू भाई का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर लेते हैं। वी जस्ट स्टार्टेड बाय द वे, सो यू आर ऑन एब्सोल्युटली ऑन टाइम। पूछ ले सिकू भाई से, पहले पूछ ले सिकू भाई से। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ भी। सिकू भाई, ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट फॉर पाकिस्तान। 93 रन से हमने कामयाबी ज़रूर हासिल की, लेकिन जिस तरह राशिद भाई बता रहे हैं कि ओमान की टीम किन मुश्किलात से गुजरती हुई और किस लेवल पे इस वक्त थी, उसके बावजूद हमारे बैटर्स ने स्ट्रगल किया। वजह क्या थी? हमारी अप्रोच का मसला था या फिर कंडीशंस का मसला था? पिच थोड़ा सा फंस के खेल रही थी, बल्ले पर बॉल नहीं आ रहा था? यार देखो, आज कुछ पहले तो अच्छी जो चीजें हुई हैं, मैं उसका थोड़ा जिक्र करूँ। टॉस जीत के बहुत अच्छा हुआ, कोई टीम खिलाई, बहुत अच्छा किया। इसी का हम जिक्र कर रहे थे कि सबको इसी तरह खिलाएं।
बहुत अच्छा किया। हारिस को ऊपर भेजा, बहुत अच्छा फैसला था। वो अलग बात है कि फकत थोड़ा सा नीचे हो गए, मगर बहुत अच्छा फैसला था। नया बॉल वो अच्छा खेलता है और उसने रन्स भी कर दिए। चलो अच्छी बात होगी, फॉर्म में आ गया। जैसे मैं बार बार कह रहा था कि इसमें प्रैक्टिस जरूर करें हम लोग। बहुत अच्छा। एक और फैसला जो बहुत अच्छा था कि टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की। अगर वो फील्डिंग वगैरह कर लेते तो पता चला कि जल्दी आउट हो गए, मैच ही खत्म हो जाता। तो ये 3-4 चीजें अच्छी हुई, मगर जो चीज जो नहीं होनी चाहिए थी, जब 10 ओवर हो चुके थे तो पाकिस्तान का 85 for 1 था। अगले 10 ओवर में उन्होंने सिर्फ 75 रन किए और 5 खिलाड़ी आउट हुए। ये चीज इतनी मजेदार नहीं थी। बेसिक वजह ये थी कि हमारी 3-4 विकेटें, मैं हमेशा कहता हूँ कि T20 में जब विकेटें गिरती हैं तो रन स्लो डाउन होते हैं। गलती जो मैं की है आगा ने, वो ये कि वो खुद बैटिंग करने हैं। उस वक्त मैं बैठा किसी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा यार इस वक्त आगा को नहीं आना चाहिए। उनको स्क्रीन पे दिखा रहे थे पैट किए बैठे हैं। उस वक्त हसन नवाज को आ जाना चाहिए था। आगा को अपने आप को नीचे करते रहना चाहिए था, इसलिए कि आगा उस टाइप का प्लेयर नहीं है, वो इनिंग्स बिल्ड करता है। और खैर एनीवे, हमने जो सेकंड 10 ओवर हैं वो इतने मजेदार नहीं खेले। और एक और बहुत अच्छी बात कि उसने हर एक से ओवर करा लिए। आगा ने सबको 2-2 शुरू में ओवर दिए, उसके बाद सबसे बॉल करा लिए। वहीं मशरफ से भी करा लिए, जो हमारा पांडे है, तो उससे भी करवा लिया। तो इट्स अ गुड थिंग, ओवरऑल गुड प्रैक्टिस। आप देखते हैं कि अगला मैच में क्या होता है। फहीम अशरफ भी बोलते होंगे मुझे किस किस से मिलाया जाएगा। फहीम अशरफ भी बोलते होंगे मुझे किस किस से मिलाया जाएगा। कभी बेन स्टोक्स से मिला देते हैं, अब सिक्कू भाई ने किसी और से भी मिला दिया है। बट अहमद, ओवरऑल अच्छा रिजल्ट था पाकिस्तान के लिए, एंड दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट व्हेन यू प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम लाइक ओमान। आप पॉजिटिव क्रिकेट एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, कुछ स्ट्रगल्स भी थी जिन पे चले हम आगे चल के बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर इनिशियल फीडबैक एज पर पाकिस्तान परफॉर्मेंस। देखिए, किसी भी टूर्नामेंट में मेरा मानना है कि आप एंटर करते हैं तो जीत के साथ, जीत बड़ी इंपॉर्टेंट है और फिर कितना कन्विंसिंगली आप जीते हैं। सो आई थिंक ये बॉक्सेस तो पाकिस्तान ने बिल्कुल कवर किया है। एक और बड़ी अच्छी चीज पाकिस्तान ने की है कि मोहम्मद हारिस को जो है ऊपर भेजे। ठीक है, उसने 66 रन की इनिंग खेली है और काफी क्रिटिसिज्म की जद में रहे हैं पीछे, और होना भी चाहिए क्योंकि आप हाईएस्ट लेवल पे जब खेलते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आपको कोई एक्सक्यूज नहीं होता, परफॉर्मेंस करनी चाहिए। लेकिन हमने आपको पहले भी बोला था कि मोहम्मद हारिस कोई कैरन पोलार्ड नहीं है, कोई एंड्रे रसल नहीं है, या तो इस नंबर पे बड़े बड़े जो है रह गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादती जरूर फील हो रही थी हमें। तो आज वो भी, और देखिए ये भी आसान नहीं होता है भी करना चाहे कि जब आपका रोल और नंबर डिफाइन नहीं होता है फिर परफॉर्मेंस करना मुश्किल होता है। आप देखें एक बंदे से ऑलरेडी नीचे, उसको अगर ऊपर भी भेजा जा रहा है तो अब उसको ये पता है कि ये मैं अपनी वेंटिलेटर पे हूँ, ये मैं आखिरी सांसें ले रहा हूँ, तो मुझे परफॉर्मेंस करना जरूरी है। और ऐसी पोजीशन पे अल्लाह ताला ने उसको परफॉर्मेंस करवाई है। बड़ा अच्छा हो गया उसके अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी, टीम के लिए भी, कि इनका परफॉर्मेंस करना, टीम के कॉम्बिनेशन में फिट बैठना इसलिए जरूरी है कि एक वाहिद कीपर खेल रहे हैं, इनके बगैर बड़ी मुश्किल हो जानी थी। तो आज उन्हें मौका मिला, उन्होंने, पाकिस्तान टीम ने जो अप्रोच है उसको थोड़ा सा देखना है कि या तो अटैक करते हैं तो पहले ओवर में जो है ना अटैक अंधाधुंध कर देते हैं, और आज जब थोड़ा सा प्रेशर में नजर आए तो वो 28-29 गेंदों पे 28-29 स्कोर किया। ये थोड़ा सा अप्रोच उन्हें थोड़ी देखनी है कि आप ओमान जैसी साइड, लेकिन आप इतना स्लो स्ट्राइक रेट से आप नहीं खेल सकते हैं। आप जब सब मीठा मीठा चल रहा होता है, सारे तारीफ कर रहे होते हैं, तब तक तो कॉन्फिडेंस ठीक होता है। तो इंटरनेशनल तो गेम ही प्रेशर का है, अभी तो आप पे स्टार्ट ही नहीं हुए, अभी तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फेवर में बैठे हैं, आपको किसी ने कुछ कहा नहीं है, और फिर आप इस तरह की नहीं, एक बैलेंस में रह के अपनी क्रिकेट खेलें। कोई बात नहीं, फेलियर्स भी आएंगे, मसला नहीं है, घबराना नहीं है, अपना सर उठा के एक बैलेंस में रखें, पिक एंड चूज करें। लेकिन ये जो सर्कल के लिए आपको रखा गया है, चाहे दूसरा मार भी रहा है, आप बिल्कुल आपका जो रोल है उसी तरह खेलें। हम इंडिविजुअली भी प्लेयर्स को डिस्कस करते हैं। जी सर। अहमद की बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए ये पिच असिस्ट कर ली होगी इन्होंने, हारिस और ये दोनों साथ खेल रहे थे, हवाई फायर बहुत किए शुरू में, 2-3 ओवर आप नोट करें लगे नहीं, बल्ले पे आ नहीं, तो शायद एक दिन दोनों में से एक ने डिसाइड किया होगा कि मैं आराम से खेलता हूँ, और उसमें देखें फरहान लेके गए, रन बॉल लेके गए, क्यों लंबी पार्टनरशिप करनी थी, क्योंकि पिच को आपको 150 पे जाना था ना, तो अगर हम 200 पे जा रहे हैं तो मार के आउट हो सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि टाइमली और सिचुएशन के मुताबिक शायद स्ट्रेटेजी ठीक थी साहबजादा फरहान की, क्योंकि दूसरे एंड से
हारिस के लगना शुरू हो गए छठे ओवर में, नोट कीजिएगा जी। उसने अच्छे चौके छक्के मारे, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन में चला गया था। नो डाउट आज बैट पे बॉल वैसे नहीं आ रही थी, लेकिन ये फर्स्ट क्लास प्लेयर है, इसको पता है कि अपने आप को कब गेम चेंज करना है। तो हारिस उसने शाहजादा फरहान ने अपनी गेम चेंज की डेलिबरेटली फॉर द टीम सिचुएशन के मुताबिक, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, सही ऑब्जर्व किया होगा, आई एग्री विद यू। ये जो हम अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले की बात करते हैं सिकू भाई, आपको ये तासुर मिला कि बहुत ज़्यादा ओवर अग्रेसिव लग रहे थे हमारे प्लेयर्स, इन अ सेंस कि बहुत आगे बढ़कर शॉट्स खेलने की कोशिश, बहुत ज़्यादा विकेट छोड़ के खेलने की कोशिश? क्या T20 फॉर्मेट में भी आप पैर जमा कर भी हिटिंग कर सकते हैं, या फिर ये सही तरीका है, या अग्रेशन इसी को कहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। ये देखो, मैंने तो बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ियों को जो कि टेक्निकली साउंड खिलाड़ी हैं उनको T20 में रन्स करते देखे हैं, वो भी कर सकते हैं, और इनका अपना एक स्टाइल है स्कोर करने का। देखे जैसे साइम को मैं कहूंगा कि उसने बड़ा गलत शॉट मारा, गेंद ऊपर थी, नया बॉल था, उसको एक तरीके से उसने स्वीप शॉट खेल दिया। उसको इस तरह का नहीं खेलना चाहिए। तो खैर एनीवे, वो उसका वे ऑफ बैटिंग है, वो वे, मगर उसने बॉलिंग के अंदर बहुत अच्छी बॉल कर दी, उसने अपने आप को बैलेंस कर दिया। जो खेलने का अंदाज है ना, हर एक का अपना अपना अलग है। यहाँ पर जो है ये समझा जाता है कि इस तरह के हमारे ज्यादातर लड़के जो है ना इस वक्त टेप बॉल से खेल के आ रहे हैं, जिसके वजह से उनके में जो ये एग्रेशन है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रेशन नजर आती है। तो मेरे ख्याल से वो यही उनका स्टाइल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यार सिक्कू भाई, अगर टेप बॉल से आते, जिस तरह मैं भी टेप बॉल खेलता था, तो टेप बॉल से मैंने मिस्ट्री स्पिन, तो मैं बड़ा फिंगर होती थी ना, तो मुझे इसका बड़ा फायदा हुआ, मैं जज कर लेता था। मैंडिस को भी जब मैं पहली दफा खेला था तो मैं उससे डिसीव नहीं हुआ साइड मैच में। यहाँ पे मुरली को भी, और भी टीम के अंदर कुछ हाथ प्लेयर थे जो टेप बॉल खेल के आए हुए थे ना, उन्हें ना मिस्ट्री बॉलर इतना तंग नहीं करते थे। लेकिन ये टीम जो है, इनमें से कुछ हाथ प्लेयर टेप बॉल भी आप कह रहे खेले में, लेकिन फिर भी ये स्ट्रगल करते हैं मिस्ट्री पढ़ने में, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। ये देखो, तुम हमारे साथ या तुम्हारे साथ ये एक एडवांटेज था कि हमने भी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेली। तुमने भी तो खेले होंगे ना 4 फर्स्ट क्लास मैचेस, तुम्हारे भी 50, 60, 70 मैचेस तो होंगे, ज्यादा हैं? नहीं तो, कोई 100 के करीब होंगे। तो जो 100 के करीब हैं, तो ठीक ठाक मैच है। जब आप चार रोजा क्रिकेट खेलते हैं ना, वो बहुत कुछ सिखा देती है आपको, वो टेम्परामेंट, हाथ पैर, मतलब फिंगर्स को किस तरह रीड करना। ये लड़के नहीं खेल रहे ज्यादातर, ये बस इसी पेस पर है कि उठा के मारना है, इसीलिए हो सकता है ये फर्क आया हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ये सीजन आ रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट का, किसी लड़के को एनओसी ना दे, और इन सबको पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने। सबसे अच्छे बस अब ये देख लें कि राशिद भाई, सॉरी आपको काट रहा हूं, बस देख लें ये टेक्निकल कमेटी के जो मेंबर हैं, ये बार बार बोल रहे हैं कि इस सारा क्रिकेट बोर्ड बैठ के यार एनओसी की बात कर रहे हैं सिक्कू भाई। टेक्निकल कमेटी हमारी जो है, हमारा सबसे अच्छा जो बॉलर है नसीम शाह, वो सीपीएल में एनओसी लेके जा चुका है, खेल रहा है तो नहीं तो कभी सीजन शुरू नहीं हुआ, अभी मैं तो बात कर रहा हूँ, तो कायद आज़म ट्रॉफी शुरू हो ना, उस वक्त किसी को ना दिया जाए, कम से कम। तो ये सबसे बड़ी गलती है। देखो राशिद, आई टोटली एग्री विथ यू, अगर मूसा गया है तो नहीं जाना चाहिए, इन लड़कों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। राइट जेंटलमैन, एज मच एज आई एम लविंग दिस डिस्कशन, ये बड़ा मजेदार डिस्कशन है, और डोमेस्टिक क्रिकेट की जब भी बात होती है ना, तो मैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं खामोश होकर सुनूं कि क्या बातें हो रही हैं, बट लेट्स कम बैक टू द मैच। अभी आप चुप रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं आप। आई वाज लविंग इट, आई वाज एब्सोल्युटली लविंग इट। फर्स्ट क्लास की बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना जो हम क्रिकेट हमने सीखी या सीखते हैं, वो आपकी एकेडमी है, कुछ है, और वो आपकी क्लब क्रिकेट है, उसमें आप बहुत खेलते हैं, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, वहाँ बहुत लर्निंग होती है आपकी। वो हमारी डाय हो गई है, स्पेशली कराची या लाहौर में तो खत्म हो ही गई है ना। तो यहीं से प्लेयर आते थे, अब आ रहे प्लेयर क्लब क्रिकेट तो नहीं खेलते, वो रीड क्यों नहीं होती? क्योंकि आप मैच ही नहीं खेलते, आप तो नेट पे साइड आर्म से प्रैक्टिस करके चाहते हैं। आपके दुनिया के टॉप प्लेयर्स, इवन बाबर हो जाए, दूसरों को मैंने देखा, वो गूगली रीड नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि वो साइड आर्म से प्रैक्टिस कर करके वो पक्के हो चुके हैं सारे प्लेयर। जहाँ अच्छा मैच, थोड़ी टर्निंग पिच होती है, या डंडे बाहर हो जाते हैं, या स्लिप लग जाती है। राइट जेंटलमैन, वील कम बैक टू द मैच। मैं साइम अयूब की तरफ आना चाह रहा हूँ। अहमद, आपके पास आता हूँ।
हम अटैकिंग क्रिकेट खेलने की बात करते हैं। सिकू भाई ने ये भी कहा कि हर प्लेयर का अपना स्टाइल ऑफ प्ले होता है। हम दूसरा रीड करने की बात कर रहे हैं, नकल बॉल रीड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो बेसिक्स है ना क्रिकेट की, कि आप आते हैं, आप पहला बॉल खेल रहे हैं, आप कंडीशंस को जज करते हैं, आप नया बॉलर फेस कर रहे हैं, आप उसको रीड करते हैं। आप ठीक है अग्रेसिव इंटेंट के साथ आए हैं, लेकिन आप अग्रेशन वी में भी दिखा सकते हैं। इसको किस तरह देखते हैं आप कि साइम अय्यूब पहली ही बॉल पे क्रॉस जा रहे हैं और बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल क्रॉस जा रहे हैं? ये तो फिर थोड़ा सा खतरे को दावत देने वाली बात हो गई। ये जो है ना थोड़ा सा बॉल, एक तो उन्होंने ना लेट स्विंग हुआ है। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे ना साइम अय्यूब का पर्टिकुलरली बॉल, तो क्रिकेट में सबसे मुश्किल बॉल जो खेलना होता है ना, जो आपको डिसीव करता है, वो होता है जब लेट स्विंग होता है। तो अगर आप देखेंगे वो लेफ्ट आर्म का वो एंगल से लात पे ही जा रहा था, तो वो उसी के लात पे जाते जाते वो जो फ्लिक सा शॉट मारते हैं ना, वो उसके लिए रेडी हो गए, उसको बल्कि कमिट कर गए। जब वो शॉट के लिए पूरा कमिट हो गए, वहां से वो हल्का सा शेप हुआ है बॉल, जिसकी वजह से ये जो शॉट है उनका बड़ा मिजरेबल शॉट लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट इस बॉल को भी जाता है पर्टिकुलरली। ये बॉलर के कोई कमाल नहीं होता। कुछ बॉलर होते हैं कि वो हाथ से ही नजर आ जाते हैं कि किस तरफ को स्विंग कर रहे हैं, कुछ होते हैं कि बड़ा लेट होता है। तो ये कोई बॉलर का इतना कमाल नहीं था, लेकिन ये बॉल जो पर्टिकुलर बॉल था ना, ये एंगल जो था ये लात की तरफ ही जा रहा था। एंड में वो बिल्कुल शेप बना है, लेकिन उस टाइम तक साइम अय्यूब कमिट करते गए हुए थे, उनके पास चांस नहीं था अपना शॉट रोकने का। और उसके बाद देखें हल्का सा ये लात पे, अब ये नहीं हुआ। अगर आप इसको क्लोजली वॉच करेंगे ना, तो ये एंगल से उस तरफ जा रहा था, पड़ के पूरा सीधा हुआ है वो बॉल, अगर क्लोजली देखेंगे तो थोड़ा सा इसलिए ये शॉट बहुत बुरा लग रहा है। पहला मैच था, आई एम श्योर ही विल लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। ठीक कहा आपने कि जितना सामने खेलने जाएंगे उतना बेहतर होगा इनके लिए। अब राशिद भाई चले मान लेते हैं अच्छा बॉल था, एंगल हुआ, अंदर की तरफ आया, एट द एंड ऑफ द डे है बैट्समैन एरर, और इसी किस्म के एरर्स साइम अय्यूब करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एवरेज 22 है, वरना और बेहतर हो सकती थी। ही इज़ अ बेटर प्लेयर देन दैट, और एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने बैटर से हमें। जी सर, जब आप अच्छे परफॉर्मेंस करते हो तो लाडले हो जाते हो टीम के अंदर। तो मुझे ये लाडलापन हमने बहुत देखा हुआ है पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में। वेरी गुड प्लेयर, कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोच या कप्तान पूछे अकेले में कि कर क्या रहे हैं आप, तो ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी हो जाती है। ये हमारे साथ बहुत हुआ है। जावेद मियाँदाद हो या सलीम मलिक हो, नई परफॉर्मेंस होती तो किसी के सामने कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ एक साइड पे ले जाके सिर्फ धमकी देते थे कि भाई ये जगह आपके लिए नहीं है, तो आपको जितना लाड प्यार कर ले, परफॉर्म आपको करना है अंदर। तो हम तो बॉलर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज है कि नया बॉल कर रहे हैं, अच्छे आउट कर रहे हैं, वो अपनी जगह अपनी बैटिंग से बहुत दूर हो गए, बैटिंग से दूर होते जा रहे हैं। सिर्फ वो कंडीशनल प्लेयर होके रह गए कि उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ मिलेगी, तो यूएई के खिलाफ मिली, उन्होंने मारे, और सिक्कू भाई ने उनके बॉलर को भी बोला आपने पीछे बॉल की है, तो वो रन किए। जहां बॉल आगे से सीम होगी, इनको और फखर को प्रॉब्लम होती है, अहमद ओपनर रहे हैं, उनको पता होगा, जहां पे इनको आगे से सीम हुई या स्विंग हुई, ये कमिट हो चुके होते हैं पीछे की बॉल के ऊपर। आज भी यही बहुत दफा आउट हुए, और इस पे कवर देखिए, सीधा खेलना पड़ेगा आपको। हर पिच पे एक जैसा नहीं खेला जाता, हर पिच डिफरेंट है, हर टीम पेस जहाँ कम होगी। तो आज देख रहा था, ये जो खड़े हो रहे हैं ये तो बहुत ही अंदर खड़े हो रहे हैं, इन पिचेस में तो आगे खड़े हो जाओ ना। ये टेक्निकल चीजें करनी पड़ेंगी। और जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं, एक दफा नहीं बहुत दफा, कभी शुरू में ही आउट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ आपको ठीक है मारना है, लेकिन 2 ओवर तो अपने लिए खेलोगे यार। 2 ओवर में आप बाहर आ रहे हो, आप निकाल के देख ले, अपने स्कोर कार्ड निकाल के देख ले, 2 ओवर में आप बाहर आ रहे हैं। नहीं, वो ब्रेडमैन से भी 2 ओवर में शुरू में नहीं लगते, 2 ओवर लेते ही लेता है वो। तो आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ज्यादा फरहान कुर्बानी दे रहा है, आपके लिए दे रहा है ना, वो साथ में आप भी साथ में उसके चले आ रहे हो, तो ज्यादती कर रहे हो, टीम के साथ ज्यादती कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ऐसे प्लेयर कम मिलते हैं जो खुदादा सलाहियतों के मालिक होते हैं। एब्सोल्युटली, और हैं, लेकिन इनको लाड प्यार में खराब ना हो जाए ये लोग। नहीं अहमद, हमने बड़ा बिलीव किया है इन दोनों के पोटेंशियल में, खासतौर पे साजिद फरहान और साइम अय्यूब। जब से ये पाकिस्तान के ओपनर्स बने हैं, एक उम्मीद होती है कि आपका स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा, आप पावर प्ले में अच्छा स्कोर करेंगे, बट उस तरह दोनों डिलीवर नहीं कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरत है हमें कि ऊपर से पावर प्ले में 55-60 रन तगड़े लगें, ताकि प्लेटफॉर्म और बेहतर सेट हो। आपका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर आपको बेल आउट कर रहा है पिछले कुछ टाइम से।
अगर एक 50 स्कोर भी हो जाता है ना, हाँ तो यूएई के अंदर अच्छा है। देखिए एक बात अच्छी की है राशिद भाई ने बीच में, बहुत जबरदस्त बात है कि देख, तो फिर उसको करने दे वो चीज शुरू के अंदर आके। तो जब आप उससे पहले ही आउट हो जाएंगे और एक्सपेंसिव शॉट खेल के आउट हो जाएंगे, तो फिर वो भी फिर इसी तरह खेलेगा जिस तरह वो आज खेला है, ठीक है ना। वो भी फिर 29 बॉल पे 29 करेगा, तो आप उसकी भी बेसिकली जो है ना गेम खराब कर रहे हैं, क्योंकि जब आउट हो जाते हैं ना तो एक प्रेशर पड़ जाता है, इंसान कहता है कोई अब मैं मारूं या ना मारूं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे जो पहले 3 बैट्समैन हैं, फखर जमान, उसमें से जो है साहिब जरा फरहान और जो है साइम अयूब, इनको स्टेप अप करना है आज। तो बल्कि कंपटीशन तो देखें और बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह हारिस ने आज इनिंग खेली है, ऊपर जबरदस्त इनिंग खेली है, तो बहुत पॉजिटिव है इस गेम के अंदर और बड़ी चीजें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जब जीत के माइनर सी एडवाइस सीनियर से मिले, जिस तरह राशिद भाई बैठे हैं, सो ये हमेशा हेल्प करती है। और दूसरा मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा राशिद भाई से। अहमद, लेट्स होल्ड दैट क्वेश्चन। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मैं फौरन आपकी तरफ आऊंगा, आप क्वेश्चन थ्रो कर दीजिए। लेट्स टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। Alright, welcome back once again to Sports Flow Asia Cup Special. The word from Dubai International Cricket Stadium is पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन शिकस्त देकर एशिया कप में अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली है। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान की बैटिंग एफर्ट को डिस्कस कर रहे थे। अहमद शहजाद had a question for Rashid Latif. So Ahmed, over to you. You can go ahead with your question. बस राशिद भाई एक छोटा सा मैं ये कह रहा हूँ कि साइम को ऊपर लेके आए ना बॉलिंग करने के लिए, तो बड़ी टीमों के खिलाफ भी यही प्लान होएगा और विल इट वर्क? यार नहीं किया तो मुश्किल में आ जाएंगे हम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इंडिया के साथ इस बॉलिंग से मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। पूरी बॉलिंग से एक पेसर चाहिए होगा, एक पेसर चाहिए होगा, तो एक स्पिनर बैठता है, अबरार या सुफियान, और ऊपर फिर बॉलिंग साइम से करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपको बचाना होगा। साइम से जो एटीट्यूड या जो मेंटल लग रहा है, ये जाएंगे उससे, और शुरू में विकेट लेना थोड़ा सा टाइम का अच्छी टीम के खिलाफ मुश्किल हो जाएगा। शुरू में आपको विकेट निकालनी होती है अगर गेम को रोकना है। T20 में ये नहीं इकोनॉमी रेट अच्छा हो गया तो हो गया, नहीं, विकेट गिराएंगे तो होगा पावर प्ले में। और अगेंस्ट इंडिया अभिषेक प्राइम फॉर्म में है, उसके बाद शुभमन गिल है, उसके बाद आप बॉलिंग बैटिंग देखी हुई है। हो सकता है ट्रिक कभी कभार चल जाती है, लेकिन अगर रियलिटी में देखते हैं तो गलत फैसला हो गई। आप पाकिस्तान ने आइडियल बॉलिंग अटैक खिलाया या नहीं खिलाया, हम आते हैं इस पॉइंट पे। अहमद कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं एग्री आपसे इसलिए करूंगा कि देखें बड़े मैच के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो बड़े बड़े जेन्युइन बॉलर्स जो है ना वो अपने पैरों में मारने लग जाते हैं। yes. तो कहीं ये ना हो कि वो प्रेशर और वो जो, क्योंकि एक दूसरे की आवाज नहीं आ रही, तो ये ना हो कि वो जो एक ही ओवर है वो मैं मैच में काफी पीछे ले रहे हैं शुरू के। सिक्कू भाई, एक और सवाल बैटिंग ऑर्डर से मुतालिक और पाकिस्तानी बैटिंग से मुतालिक। हारिस रऊफ को आज हमने प्रमोट किया, वो तीसरी नंबर पर आए, उन्होंने डिलीवर किया, 66 रन बनाए। हारिस रऊफ को आपकी क्या एडवाइस हो, मोहम्मद हारिस को आपकी क्या एडवाइस होगी? क्या उनको इसी तरह खेलने दिया जाए, अपने आप को एक्सप्रेस करने दिया जाए, या उनको कहा जाए कि बेटा थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओ, जैसे राशिद भाई कह रहे थे ओपनर्स को कि आप 1-2 ओवर खेल सकते हैं, इजाज़त होती है 1-2 ओवर सेटल होने की? क्योंकि आज भी आपने देखा जहां सेटल हो गए वहां पर बल्ले पर आना शुरू हो गई थी बॉल। देखो हारिस को तो इसलिए भेजा था ना कि पहली ओवर के अंदर साइम आउट हो गया था। अगर हारिस को दोबारा ही मौका मिले, वो जिस तरह, देखो एक जो प्लेयर जिस तरह खेलता है उसका जो क्रिकेट है उसको नहीं ब्लॉक करनी चाहिए। उसके जो शॉट्स हैं जिसपे वो छक्के मारता है उसको वही खेलने दे। उसको बोलेंगे कि आज 2 ओवर रुक जाना फिर बाद में मारना, तो उसका खेल खराब हो जाएगा। तो जो अगर उसकी बारी आती है फिर से, मुझे नहीं पता कि अगले मैच में फिर उसको ओपन कराएंगे या नीचे रखेंगे, आई हैव नो क्लू। अगर वो रखते हैं इसलिए कि उसने 50 किए, रिदम में है, हो सकता है उसको भेजें, वो इसलिए कि वो जब अटैक करता है तो फिर बॉलर भी सोचने पे मजबूर हो जाता है, उसकी लाइन भी खराब होती है। तो अब देखना ये कि वो उसको ही भेजते हैं तो वो अपना गेम खेले, आकर जाकर फिर वो अगर बल्ला सीधा कर ले तो फिर फायदा क्या, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। तो इसलिए बेहतर है कि उसको वैसे ही खेलने दिया जाए। अगर जो फास्ट बॉलर खिलाने की बात हो रही है, अगर हमने फास्ट बॉलर पहले खिलाना था तो उसको फिर खिला के प्रैक्टिस करा देते ना थोड़ी सी। हमारे बॉलर तो फिट ही खा रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने बॉलर्स पे हिला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसी तरह यही टीम को लेके चलना चाहिए।
फहीम अशरफ ने बुरी गेंद नहीं की, उसका रिदम लग रहा था, वो टीम अच्छी है, वो ज्यादा उनकी हिटें लगेंगी, सब कुछ है। तो आपको इस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी, ये इसी तरह खेलना है। और टॉस जीते तो मेरे ख्याल से इंडिया के खिलाफ पहले हम बॉलिंग कर लें तो अच्छा है, कि जो भी फायदा है इस पिच का उठा सकते हैं वो उठा लें। चलिए, एक सवाल और बनता है इस पे कि फखर जमान का क्या स्टेटस है? मैं आ रहा था इसी पे ही। क्या नहीं, मैं आ गया, पहले आ गया। बिल्कुल सर, सौ बिस्मिल्लाह। हारिस आया, हारिस में परफॉर्म करे, क्या वो दो बंदों की बैटिंग, दो बैट्समैन की बैटिंग कर सकता है? फखर की बैटिंग भी इनको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फखर जितना लेट होंगे उतना हमारे लिए मुश्किल होगा। अच्छा, वो सबसे की बैट्समैन रहा है। कितना फर्क इसमें हारिस का और पाकिस्तान टीम का तो बेनिफिट लग रहा है, लेकिन फखर को आप कहाँ देख रहे हैं? आप तीनों तो सवाल है। देखिए, फखर का ये है ना कि अब हम इतनी देर से ये बोलते रहे कि जब बाबर रिजवान के होते हुए नंबर 4 पे वो जा रहे थे कि जी फखर को ओपनर लेके आओ, ओपनर लेके आओ। अब राशिद भाई उसको ओपनर भी तो लेके आते हैं, तो उसमें कोई कंसिस्टेंसी या कोई इस तरह की एक आधी इनिंग उसने अभी खेली है, तो वो इस तरह की तो नजर आ नहीं रही है। तो फखर को खुद भी तो अब अपना सोचना है ना कि उसको कहाँ खेलना है भाई, उसको कहाँ फिट करें। अगर तो इतने ही कोई वो जबरदस्त खेल रहे होते हैं टीम के लिए, तो किसने भला उनके नंबर पे छेड़खानी करनी थी? तो फखर को थोड़ा खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को भी देखना है कि अगर उनके नंबर के साथ बार बार छेड़खानी हो रही है तो उसकी कोई वजह है, क्योंकि वो अभी तक T20 के अंदर अपनी जगह, अपनी पोजीशन शायद सीमेंट ही नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर टूर्नामेंट खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं जाता है तो फखर अपनी जगह छोड़ देंगे और उनकी जगह हारिस ही परमानेंट आ जाएंगे। सर, मुझे लगता है कि आपके बहुत सारा प्लेयर के लिए अगर खुदा ना खास्ता ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं जाता, क्योंकि बचत इसलिए हो जाएगी कि आगे वर्ल्ड कप लगा हुआ है, लेकिन तो वहां पे थोड़ी सी बचत हो सकती है कि साथ साथ है दोनों चीजें। अदरवाइज वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी चीजें जो है ना क्लियर हो जाएंगी। सर सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आगे जाके ना 18-19 मैचेस आ रहे हैं, T20 है, वनडे, बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं। अभी फॉरेन ही है, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान सब आ रहे हैं। क्या फखर कंटिन्यू करेंगे, इतने मैचेस खेल सकेंगे? तो वही बात है ना कि जो अभी जो अहमद कह रहा है उसकी बड़ी लॉजिकल बात है कि फखर जो है वो एक पुराना प्लेयर है, एक सीजन प्लेयर है, तो उसने अभी तक जगह अपनी पक्की नहीं की। वो सेक्रीफाइस कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, वो अपने आप को ये नहीं कह रहा है कि मैं खेलूंगा तो ओपन खेलूंगा वरना मैं नहीं खेलूंगा। वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि वो रन्स करे, और उसमें प्रेशर तो होगा। देखते हैं क्या होता है। इसलिए कि मेरे हिसाब से ये तीनों प्लेयर जो है, फरहान, हारिस और साइम, इनको ऊपर रहना चाहिए ताकि उनके बल्ले पे गेंददारी फखर के अभी तक आई नहीं है। तो लेट्स सी क्या करते हैं फैसला। लेकिन राशिद भाई, आपको नहीं लगता जो अप्रोच पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की चल रही है कि आपने ऑल आउट जाना है, आपने चौथे गियर में रहना है बॉल नंबर 1 से, ऐसे में ये भी होगा आपके साथ कि आपकी विकेट जल्दी गिर जाएंगी, 3-4 ओवर में आप 2 डाउन 3 डाउन हो सकते हैं, देन इट डजंट मैटर इफ फखर इज कमिंग एट 4। नहीं, विकेट गिर गई तो मैच ही गिर गया ना, फिर तो छोड़ दें आप। मैं बात इस मैच की, यहाँ तो खेलेंगे वो इंडिया के खिलाफ ही खेलेंगे आगे भी। मैं अगले 18-19 मैचेस जो होने, वनडे और T20 होने, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो पूरा खेलेंगे, क्या वो खेल सकते हैं? इतनी फिटनेस है, और वो खेलने के बाद वर्ल्ड कप में जा सकते हैं? ये बहुत क्वेश्चन है उनके लिए, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या उनको रोक के खिलाया जाएगा? ये टूर्नामेंट हो गया, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हारिस जिस तरह से खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये परमानेंट नंबर है उनका। और ये जो फखर है 4-5 नंबर पे ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू, ठीक कह रहे हैं। और आप लोग सभी हारिस को तीसरे नंबर पे खेलता हुआ देख रहे हैं एशिया कप में, एटलीस्ट बकिया मैचेस में? नहीं, मतलब कि हारिस को तो इस नंबर पे, सर मैं अगर हारिस इस नंबर पे खेलेगा तो वही ना, तो फिर पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपका हिलेगा। तो फिर कहाँ खेलेगा? मुझे और वो 7वें पे खेलेगा तो वो फिर हारिस हिलेगा। तो मुझे नहीं समझ लग रही कि हारिस कहाँ खेलेगा कहाँ नहीं खेलेगा, लेकिन ये है कि दुआएं हैं हमारी के जो जहां भी खेले, जो भी खेले, अल्लाह करे वो परफॉर्मेंस करे। ठीक है, नंबर पे खेलता है तो फखर। दानिश जी सर, दानिश जी, ये हो सकता है कि हारिस को मेंटली तौर पे ये तैयार रखा जाए कि शुरू की अगर कोई विकेट गिरेगी तो यू आर गोइंग इन, उसको तैयार करके रखा जाए। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि शुरू के 1-2 ओवर के अंदर कोई आउट हो जाता है हमारा ओपनर नया बॉल पे, तो फौरन उसको भेज दिया जाए। अगर 5-6 ओवर निकल गए तो फिर उसको होल्ड कर लिया जाए, फिर फखर को भेजा जाए। ये मैं समझता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि फखर जमान से सर्कल का फायदा नहीं उठाया जाएगा, इसलिए मोहम्मद अगर नहीं उठा सकते, नहीं, वो इस वक्त वैसे ही ऑलरेडी नंबर 3 पे खेल रहा है ना। अगर ओपनर्स आपका
अपना जो ओपनर्स अगर 5-6 ओवर खेल जाते हैं तो उसका सर्कल का तो नहीं, निकल मैं गया ना। आपसे एग्री कर रहा हूँ इस बात से कि देखें, अगर अभी तक आके हमें फखर जमान पे यही यकीन नहीं आ रहा कि पहले 6 ओवरों में वो फायदा उठा सकते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक आउट हो जाता है तो वो 6 ओवरों का फायदा उठाने के लिए हारिस को भेज दिया जाए, तो फिर हमने इतनी जो देर से 10 साल से उन पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो या तो वो गलत थी या तो अब हम गलत कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई प्लेयरों को सिर्फ हम रेपुटेशन पे इतना ड्रैग कर देते हैं कि उनकी जगह पे और कोई प्लेयर ना खिलाते हैं और ना बनाते हैं। राशिद ये भाई बात अपना पे मैं तुम्हारे 200% यकीन रखता हूँ। ठीक है, राशिद भाई अपना बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ कह व्यू भी रहे दे दें कि हारिस को 3 पे खेलना चाहिए या फिर हम उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ हम ट्राई नेशन सीरीज में थे। 3 नंबर पे हारिस खेलता है तो फखर को मुश्किल है, 7 नंबर पे हारिस खेलता है तो हारिस को खुद को मुश्किल है। ये है, हम कंप्रोमाइज टीम बन रही है। अभी भी हम लोग सुबह भी बात की थी दोपहर में, 10 प्लेयर ठीक है, एक प्लेयर की जगह अलग बनती है। अब कंप्रोमाइज हो रहा है टीम के अंदर, होना नहीं चाहिए लेकिन कहीं लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। राइट जेंटलमैन, थोड़ा सा आपके अपने बॉलिंग अटैक पे भी आ जाते हैं। आज ओमान के ख़िलाफ़ हम क्या ही अपने बॉलर्स की बात करेंगे, दे शोड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, बट हम ये ज़रूर बात कर सकते हैं कि जो अटैक हमारा खेल रहा है, क्या हम यही अटैक खेलता हुआ देख रहे हैं आगे? सिकू भाई, आपकी नज़र में यही अटैक खेलेगा या फिर एक हारिस रऊफ की जगह बनती है? वी ब्रीफली टॉक्ड अबाउट दिस एट द स्टार्ट ऑफ द शो। यार देखो, हारिस रऊफ वो जो सुबह हमारी जो पहले सेशन में बात हुई थी कि हारिस रऊफ बीच में नया बॉल नहीं करता, बीच में आके 2 ओवर और आखिरी के 2 ओवर वो कर सकता है, मगर थोड़ा सा उसको समझाना पड़ेगा मेरे भाई, तुम बहुत जज्बाती होके वो गेंद करते हो, कई दफा जज्बाती होके नहीं, अक्ल से गेंद करनी चाहिए। तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मगर मैं ये समझता हूँ अगर जो पहला मैच है ना भारत से, उसमें आप यही टीम खिलाएं, इसी के साथ जाएं, फिर देखें क्या होता है, उसके बाद हम अगर कोई चेंज करना है तो। इसलिए अगर वहां पर वो शॉर्ट गेंद नहीं करेगा, इधर उधर गेंद नहीं करेगा तो बहुत मार खाएगा। स्पिनर से फिर भी लग रहा है कि विकेट उनको हेल्प करेगी, तो लेट्स सी। मेरा ये होता है कि अगर मुझे अथॉरिटी होती तो मैं कहता इसी टीम को खिला के देखें, फिर हम देखेंगे चेंज करना है या नहीं करना। बिकॉज अहमद, देखा जाए तो योर स्पिनर्स हैव सर्व्ड यू वेल इन कंडीशंस में, खास तौर पे ये जोड़ी जो है या ये जो 3 स्पिनर्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इन्होंने अच्छा सर्व किया है आपको अभी तक अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे ना कि सामने अभी तक उस तरह की ऑपोजिशन भी तो नहीं आई, आप कोई इस तरह के मैचेस भी तो नहीं खेल रहे। तो बड़ी टीम का यही तो होता है कि वो फिर आपकी जो ये छोटी छोटी सी जो आप निकल जाते हैं ना कारपेट के नीचे से, वो आपको निकलने नहीं देती है। वो भी अभी इस टाइम भारत भी बैठ के सारी चीजें नोट कर रहा होगा और देख रहा होगा, और वो अपने प्लान बना रहा होगा, और वहां पे ये अपने प्लान डिस्कस करेंगे और हर इंडिविजुअल के अगेंस्ट अपना एक प्लान लेके आएगा। तो बड़ी टीम है, वहां पे मेरा ख्याल है कि सीनियोरिटी, थोड़ी सी एक्सपीरियंस जो है आपको वो भी चाहिए होता है। हारिस रऊफ आपको डेप्थ के अंदर, क्योंकि ये ओमान तो होने नहीं लगी है कि ऊपर से आपने सारे आउट कर दिए, 70 पे वो आउट हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है हो जाए, लेकिन आपने तैयारी पूरी करनी है 20 ओवरों की। तो डेप्थ में कौन बॉलिंग करेगा अगर हम इस टीम से खेलते हैं, तो वो मुझे बता दें। क्या फहीम अशरफ डेप्थ में बॉलिंग करेगा? कौन करेगा? तो और फिर जो है ना 5वां 6वां ओवर अगर विकेटें उनकी ना गिरी हुई तो 5वां 6वां ओवर कौन करेगा? क्योंकि वो उसमें तो बड़ी पिटाई लगाएंगे भाई। तो अगर आप एक फास्ट बॉलर शॉट खेलते हैं ना, तो उसकी अपनी एक शॉर्ट कमिंग्स हैं जो कि फास्ट बॉलर ही पूरी कर सकता है। तो मुझे जो कंसर्न है, चले पावर प्ले के 3-4 ओवर तो हो गए, 5वां 6वां और उसके बाद जो है ना डेप्थ के अंदर बॉलिंग वो कौन करेगा, ये मुझे बता। अगर ख़ास तौर पे अगर हारिस रऊफ नहीं खेलते हैं तो ऐसी सूरत में राशिद भाई, शाहीन आफरीदी पे और ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि वो आपके अटैक को स्पेयरहेड कर रहे हैं पेसर में। इनिशियली उनका विकेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे तगड़ी टीमों के ख़िलाफ़, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए अगर ओपनर सेटल हो जाएं। देखिए, ओवर उनको 4 ही करते हैं, जैसे वनडे है नहीं कि 10 ओवर करने, 3 स्पेल है या टेस्ट मैच है 4 स्पेल आपने कर लिए, करने 2 ओवर ये शुरू के करते हैं, फिर बीच में जब जरूरत पड़ती है आखिर में करनी है। बात हो रही है जो अहमद बात कर रहे हैं, बीच में कौन बॉलिंग तेज बॉलर करेगा? जब हम स्पिनर कर चुके होते हैं, 14वां-15वां ओवर कहीं आ जाता है फास्ट बॉलर, एक आध ओवर कर दिया, फिर 17, 18, 19, 20 ओवर वहां पे जरूरत पड़ती है, वहां पे एक शॉर्टेज लग रही है बॉलर की। स्पिन में रिच है पाकिस्तान, बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा बॉलर्स हैं हमारे पास, हम निकाल लेंगे जो कंडीशन वहां की है वहां पे हम निकाल लेंगे। हमें इश्यू जो आएगा वो पेसर्स पे आएगा, बहुत तेज नहीं है फहीम अशरफ, जो होता है ना कि या तो मूवमेंट भी मिल रही हो, लेफ्ट हैंडर को अच्छी करते हुए देखा है काफी दफा मैं, उनकी बॉल एंगल बनता है बाहर जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो रन थ्रू कर जाए,
लाहौर की पिचेज नहीं है, वहां की पिचेज है। तो इसीलिए लग रहा है कि हो सकता है यार स्पिनर्स पे भी चलता है सारी चीजें, लेकिन फिर भी ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, एक फास्ट बॉलर का ऑप्शन होना चाहिए जरूरत पड़ने पे, कि अगर रिवर्स हो गई या हमने खुद ही कर दी रिवर्स, तो वहां पे एक आखिर में जरूरत तो होती है। स्पिनर पे लग जाते हैं चक्के, अगर आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, सेकंड बॉलिंग अगर कर रहे हैं, वहां पे ओवर फंस रहे हैं आपके 17-18 ओवर फंस रहा है, वहां एक स्पिनर को लेके आना है, तो टारगेट अच्छा प्लेयर उसी को करता है। जैसे विराट कोहली ने 2022 में मेलबर्न में किया था, वो आखिर तक डीप चला गया ना, उनके आखिरी ओवर कौन करेगा, नवाज करेगा, कर लेंगे 22 रन भी कर लेंगे, 30 रन भी कर लेंगे। तो वहां पे एक फास्ट बॉलर की कमी थी, जो 3 वर्ल्ड कप मिस किए फहीम अशरफ ने, वहां पे उनको होना चाहिए। तब लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक फास्ट बॉलर मिसिंग है। बेशक मिड स्टेजेस में सिकू भाई हमें मिसिंग लगता है एक फास्ट बॉलर, और वी नीड एन ऑप्शन देयर। बट मैं एक बार फिर शाइन की तरफ आऊँगा। इनिशियली नई बॉल के साथ ऊपर से पाकिस्तान को विकेट मिलती थी, तो हम मिड स्टेजेस में थोड़ा और प्रेशर एक्सर्ट करते थे। आपको लगता है ये एक चीज़ मिसिंग है, या आप खुश हैं पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक से इस वक्त जिस तरह वो ऑपरेट कर रहा है? नहीं, मैं इस लिहाज से खुश नहीं हूँ कि मैं भी समझता हूँ कि एक अच्छा तिखा बॉलर जो पहले हमारे पास होते थे उनमें से कोई होना चाहिए था, कोई अच्छा मजेदार किस्म का। नसीम शाह भी पता नहीं वो किधर चले गए, वो उनमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बनेंगे, मगर वो नहीं बन सके। अब इनके ऊपर ही है, अगर खिलाने के जो चॉइस है हमारे पास, हसन अली तो नहीं, अगर खेलेगा तो फिर हारिस ज़रूफ ही खेलेगा। हमने वसीम जूनियर को लेकर गए, वो घूम रहा है फिर रहा है, उसको खिलाया ही नहीं। उसको भी खिलाकर देख लेते, इतना अच्छा मौका था। मगर खैर एनीवे, छोड़े इस बात को, पुरानी हो गई। अब हारिस ज़रूफ का देखें, दो बात वो जो कर रहा है कि आखिरी अगर शुरू में हमने बॉलिंग की, उन्होंने पहले बैटिंग की और मैच फंसा थोड़ा, तो वो जो 18वां ओवर होगा, 18 और 20 तो वो करा लेगा शाहीन, 19वां और 17 ओवर जो है ना बड़ा हमारे पर भारी पड़ेगा। तो वो देखना तो है, मगर फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शीकी हुआ है हारिस रूफ पे। ऐसा लगता है अहमद कि टीम मैनेजमेंट ने सुफियान मुकीम को आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये 13वें ओवर से 17वें ओवर तक के एक मार्जिन के लिए। आपको लगता है कि सुफियान मुकीम यहाँ पर यूज़ होंगे, और फिर फ़हीम अशरफ है इनके पास वो 17वें और 19वें ओवर के लिए अलॉन्ग विद शाहीन शाह अफरीदी? ये मतलब पहले तो यार अलॉन्ग विद शाहीन शाह अफरीदी जो आप बात करें ना, शाहीन शाह अफरीदी को खुद भी जो है बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ये इसीलिए बात तो आप अगर रिसेंट पास में आप देखेंगे तो शाहीन डेप्थ में खुद भी स्ट्रगल करते हैं। नए बॉल पे तो चले, फिर भी कहीं ना कहीं वो हो जाते हैं, तो उनको अभी अपनी भी जो है ना फॉर्म रीगेन करनी है। और अगर शाहीन पे ही सारा प्रेशर डाल देंगे तो उनके साथ भी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि उनपे और प्रेशर आ जाएगा। तो एटलीस्ट थोड़ी सी सपोर्ट तो रहती है ना इंसान को, कि हाँ यार चलो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ये भी है, मौजूद है अंदर। तो एक पार्टनर तो होता ही है, या तो है ना कि हमारे पास कोई बुमराह उस जैसा, कि पता है कि यार उसने 5 यॉर्कर मारने हैं डेप्थ के अंदर, पता है कि यार उसने बीच वाले ओवर में भी विकेट लेके दे देनी है मोर ऑफन देन नॉट, हमें पता है कि यार नए बॉल पे भी इसने जो है ना एक आधी विकेट निकाल लेनी है, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं है ना। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह सिक्कू भाई ने शुरू में बात की थी ना कि हमारी जो बॉलिंग है वो एक कंसर्न है, उसकी कुछ वजूहात हैं। वो ये है कि कोई परफॉर्मेंस ज्यादातर है ही नहीं, इक्का दुक्का मैच में हो गई तो हो गई, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप है और एशिया कप है तो हमें जाहिर बात है हमने तो अपनी टीम को उठा के लेके चलना है। लेकिन रियलिटी तो यही है ना कि कोई इस तरह का अभी किसी, मैंने जिस तरह पहले आपको बोला था ना कि किसी की भी कोई जगह पक्की नहीं है। आप इस टीम में से जिसको चाहे जब चाहे आराम से बिठा सकते हैं, कोई शोरोगुल नहीं होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस इसी तरह की है। इसी बात पे सलमान अली आगा की बात करनी ज़रूरी है राज लतीफ़ साहब, ख़ासतौर पे अगर ये सेटअप रहता है, तीसरे नंबर पे हारिस आते हैं, चौथे नंबर पे फ़खर आते हैं, फिर आज भी ये बात हो रही थी कि 5वें नंबर को सलमान अली आगा को नहीं आना चाहिए था, हसन नवाज़ को आना चाहिए था। ये इशू मोर ऑफन रहेगा आपको अगर यही वाला सेटअप रहता है। तो अगर वो चौथे नंबर पर आ रहे हैं फिर तो शायद आप उसी तरह चलेंगे जिस तरह आप ट्राई नेशन सीरीज़ में चल रहे थे। सलमान ज्यादा देर रुकते, ज्यादा बॉल खेलते, जाया करते तो उसमें बात हो सकती है। वो पहले ही गेंद पे ही आउट हो गए फुल टॉस पे, उसमें इतनी बनती नहीं। बात आपकी ठीक है कि हसन नवाज को खिला सकते हैं, लेकिन ठीक है इतना फर्क नहीं पड़ा उस पे पर, क्योंकि वो आउट हो गए। सवाल एक और ध्यान में फास्ट बॉलर के आ रहे हैं, हम बहुत सारे लेके गए। अगर हम एक फास्ट बॉलर लेके आ जाते हैं, हारिस को लेके आ जाते हैं, तो 2 और बार बैठे हुए
हम एक और को अंदर लेके आ जाते हैं, 3 और बाहर बैठे हुए हैं। मतलब कि अगर शाहीन खेलते हैं और हारिस खेलते हैं तो बाहर हसन अली है, बाहर वसीम है, बाहर सलमान मिर्जा है। अगर 3 को भी खिला दे फिर भी हमारे पास 2-1 बाहर ही बैठे रहेंगे। स्पिनर अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाए, अबरार को या सुफियान को, तो स्पिनर कौन बाहर बैठा हुआ है, ये एक ट्रिकी बन जाता है। खुशदिल नहीं, ऑलराउंडर है। खुशदिल की स्पिन नहीं होती, वो स्लो बॉलर है, आप कह सकते हैं, स्पिन नहीं होती। और वो प्लेयर अच्छा है, वनडे का गुड प्लेयर है। लेकिन अगर हम देखें फास्ट बॉलर इतने ज्यादा सिलेक्ट किए हैं, क्या रीजन हो सकती है कि दुबई जा रहे हैं, बहुत सारे फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे स्पिनर बना सकते थे और ज्यादा लेके जा सकते थे। क्या पिच में भी चेंज हो इंडिया वाले मैच में? स्क्वायर पे थोड़े ग्रीन तो है, ग्रीन विकेट मिल सकती है या नहीं मिलेगी, थोड़ी सी घास वाली, ये भी हो सकता है ना। हम लोग ध्यान में हम स्पिन कर रहे हैं, वहाँ पिच ही चेंज हो जाए। सिक्कू भाई, क्योंकि ये डिस्कशन भी आज हो रहा था कि क्या इंडिया वाली पिच डिफरेंट थी और फिर पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा उस पर अगर सिमिलर पिच होती है। खैर, प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया हमारे पास। तो सिक्कू भाई, इस बारे में हम नेक्स्ट शो में ज़रूर कंडीशंस के हवाले से और किस किस्म की कंडीशन होती हैं तो फिर पाकिस्तान को किस किस्म की स्ट्रैटेजी के साथ आना होगा। सिकंदर बख्त, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें शहजाद राशिद लतीफ़ साहब, आपका भी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान इज़ फेसिंग ऑफ अगेंस्ट इंडिया ऑन द 14 सितंबर। कल एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों के दरमियान। बड़ा मैच इसलिए है क्योंकि जो जीतेगा वो एक स्टेप और करीब आ जाएगा अगले फेज़ में जाने के लिए। आज के लिए स्पोर्ट्स से इतना ही। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।